डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में. जैम्प रिकॉर्डिंग ऑन. सी ड्राइव. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएचपी में मैथ तक कंप्लीट कर लिया था. ठीक है. कास्टिंग नंबर मैथ. ओके, तो मैथ में हम लोगों ने रैंडम वगैरह तक कंप्लीट कर लिया था. ऑडियो क्लियर है ना गाइस? प्लीज चेक एंड रिप्लाई. Yes, sir, it's clear. ठीक है. तो फाइल रन करके देखते हैं एक बार. लोकल होस्ट और यहाँ पर हमारा फोल्डर है 09 फैब 13th. और मैथ में हम लोगों ने रैंडम तक बेसिक लेवल पार्ट कंप्लीट किया था इस पर. ठीक है, तो एक बार चेक करेंगे कि हम लोगों ने कांस्टेंट किया था या नहीं. तो फिर हम लोग कांस्टेंट के ऊपर काम करेंगे आज. कांस्टेंट क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं.
php constants extension dot php। फाइल को सेव करेंगे और ब्राउज़र में आते हैं, बैक, रिफ्रेश एंड क्लिक। सो कांस्टेंट क्या है, ज़रा ध्यान से इसकी थ्योरी को समझें कि किस तरह से काम करता है। तो कांस्टेंट आर लाइक वेरिएबल्स, जो कि हम लोग डॉलर से डिक्लेयर करते हैं, एक्सेप्ट दे वंस दे आर डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड और अनडिफाइंड। ठीक है, सो एक ये मेजर डिफरेंस आता है कि जब आप इनको एक बार डिफाइन कर देते हैं तो ये चेंज नहीं होते, मतलब आप इसको बदल नहीं सकते। जैसे वेरिएबल मान लो मैंने लिखा एक्स, एक्स इक्वल टू मैंने लिखा $5, सो डॉलर एक्स इक्वल टू अगर मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ 10, तो मेरा 5 जो होगा वो चेंज हो जाएगा विद 10। बट कांस्टेंट के केस में ऐसा नहीं होता और ना ही ये अनडिफाइंड होते हैं। अ कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर नेम फॉर अ वैल्यू दैट रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रिप्ट। A valid constant name start with the letter or underscore, no dollar sign before the constant name. Unlike variable, constant are automatically global across the entire script. For example, अगर हमने PHP कोड जब लिखना स्टार्ट किया और हमने स्टार्टिंग में कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, तो मैं इसको थ्रू आउट स्क्रिप्ट कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलरली आप कांस्टेंट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है डिक्लेरेशन में कि कांस्टेंट को डॉलर के साथ डिफाइन नहीं करते हैं, अंडरस्कोर्स या फिर डायरेक्ट कांस्टेंट का जो भी आपने नेम रखना है वो डिफाइन कर दो। वहीं पर वेरिएबल जब भी कोई डिक्लेयर करते हैं तो हमें डॉलर साइन लगाना मस्ट है। सो टू डिफाइन अ कांस्टेंट यूज द डिफाइन फंक्शन, दिस इज माय कांस्टेंट वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पार्ट में आता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर एक PHP स्टेटमेंट में डिफाइन का यूज़ किया है। कांस्टेंट का नेम है माई कांस्टेंट एंड दिस इज माई कांस्टेंट वैल्यू। सो अब जब मैं इसको एको कराऊंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माई कांस्टेंट, तो आउटपुट क्या है, दिस इज माई कांस्टेंट वैल्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कोई डॉलर का हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको डिफाइन करने का और एक्सेस करने का तरीका होता है। तो डिफाइन के अंदर आपको कांस्टेंट का नेम डालना है, तो जो भी नेम रखना चाहे, संता बनता रोहन मोहन सोहन, कोई भी नेम आप चला सकते हो। नेक्स्ट, PHP constant keyword. You can also create a constant by using the constant keyword, जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है, let constant. So create a constant with a const keyword, like हमने यहाँ पर डिफाइन किया const my car equal to Volvo, तो जब मैं एको करूँगा तो मैं my car लिखूंगा। तो अगेन आप यहाँ डिफरेंस देखेंगे कि मैं यहाँ पर किसी डॉलर साइन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका देखो यहाँ पर एको हो गया, एको में हमें क्या रिटर्न आया, वोल्वो, क्योंकि माई कार के अगेंस्ट हमने पास किया हुआ है वोल्वो। सो कांस्टेंट वर्सेस डिफाइन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कांस्टेंट आर ऑलवेज केस सेंसिटिव, यहाँ पर स्पेसिंग का इश्यू है, इसको फिक्स करेंगे। कांस्टेंट आर ऑलवेज केस सेंसिटिव, डिफाइन हैज अ केस सेंसिटिव ऑप्शन, बट 7 तक ये होता था लेटेस्ट PHP के केस में। अब आप कांस्टेंट को जैसा डिफाइन करते हो वैसा ही लिखना होता है। हैज़ अ केस सेंसिटिव ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको ट्रू या फॉल्स कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि आप इसको अगर स्मॉल में भी लिख देंगे तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट PHP 8 अभी हम लोग अपने कंप्यूटर में चला रहे थे, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे मैं डिफाइन पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 चीज़ें लिखी हुई आ रही है, ध्यान से पढ़िए इस जगह पर। फंक्शन डिफाइन, यानी कि जो फंक्शन का नेम हमने माई कांस्टेंट यहाँ डिफाइन किया है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखें वो क्या है, स्ट्रिंग, मिक्स्ड वैल्यू, वूल, केस सेंसिटिव, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैंने लिख दिया फॉल्स, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आपने लिख दिया ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा। बट मॉडर्न वर्जन इसको सपोर्ट नहीं करता है, डेप्रिकेट हो गया आपका ऑप्शन। Constant cannot be created inside another block scope like inside a function or inside an if statement. तो if और जो function होता है ये आपके block statement होते हैं, तो इसके अंदर आप इसको define नहीं कर सकते const को, but define can be created inside another block scope. define को हम लोग यूज कर सकते हैं function या if condition के अंदर, but const को हम लोग define नहीं कर सकते। बात करेंगे PHP constant array. You can create an array using the define function. So अभी हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं, हमने लिखा है define cars is a array name और array value is Volvo, BMW and SAR.
सो एको अगर मैं कार्स की जीरो पोजीशन को रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को रिटर्न यहाँ पर क्या आ रहा है, वोल्वो। नेक्स्ट, constants are global. Constants are automatically global and can be used across the entire script. Like welcome to Arena Animation South Extension, जो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा है, तो आप यहाँ देखेंगे define greeting is a constant name, welcome to Arena Animation South Extension, जैसा हमने लिखा है वैसे ही मेरे यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने डिफाइन किया स्क्रिप्ट में, ग्लोबल्स में, और एक्सेस कर रहे हैं हम लोग एक ब्लॉक स्कोप के अंदर। बट अगर आप किसी वेरिएबल को डॉलर वेरिएबल लिख के अगर आप इसको ट्राई करेंगे, लेट्स से मैंने लिखा डॉलर एक्स इक्वल टू, मैंने बजा के लिख दिया अरीना एनिमेशन प्रीत विहार। सो एज यू कैन सी हियर, ये आपका यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। लिखते हैं यहाँ पर डॉट डॉलर एक्स, तो डॉलर एक्स पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, कि भाई अनडिफाइंड वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो ग्लोबल स्टेट में है और हम लोग उसको एक ब्लॉक स्कोप में एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। सो ये डिफरेंस होता है ग्लोबल का, कि कांस्टेंट आर ग्लोबल्स। ठीक है, वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं वो ग्लोबल नहीं होते, आपको ग्लोबल के अंदर लिख के बेसिकली डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ लिख देते हैं ग्लोबल्स, ठीक है, और उसमें जाके आप अपने वेरिएबल का नेम पास कर रहे हैं तो ये बेसिकली काम कर जाएगा। ठीक है, तो और जब आगे आपका ग्लोबल वाला पार्ट आएगा तो हम लोग इस पार्ट को समझेंगे किस तरह से बेसिकली ये चलती है चीज़ें। तो ये आपका एक पार्ट हो गया इसमें। तो ये था आपका कांस्टेंट वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग समझेंगे यहाँ पर कांस्टेंट के बाद क्लास नेम, क्लास कांस्टेंट, नेम स्पेस कांस्टेंट, पीएचपी मैजिक कांस्टेंट एंड पीएचपी ऑपरेटर। तो क्लास नेम क्लास कंपोनेंट को समझेंगे, कांस्टेंट को समझेंगे यहाँ पर रीनेम, कॉपी, यहाँ ये न्यू फाइल, एक्सटेंशन को स्मॉल में डिफाइन करेंगे, और आपने यहाँ पर इसको लेना है, कॉपी करेंगे इसको और अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे इस तरह से। तो ये है क्लास नेम क्लास कांस्टेंट। सो हमने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बाहर आप देख सकते हैं हमने एक यहाँ पर डिफाइन किया है नेम स्पेस माई नेम। ठीक है, अब क्लास हमने एक बनाया यहाँ पर स्टूडेंट, उसके अंदर हम लोगों ने एक पब्लिक फंक्शन बनाया जिसका आप नेम देख सकते हैं, हमने रखा है माई वैल्यू, और हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर क्लास को। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया लाइक तुषार, और तुषार को हमने इक्वल टू डिफाइन किया न्यू स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, मेक श्योर करिए कि जब भी आप कोई क्लास बनाए तो क्लास का जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। हम एको करा रहे हैं डॉलर तुषार माई वैल्यू इज अ फंक्शन डॉट बी आर। ठीक है, तो आउटपुट जो मुझे इसका रिटर्न आना चाहिए वो माई नेम स्टूडेंट रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि मेरा नेम स्पेस क्या है यहाँ पर माई नेम। नेम स्पेस इज अ प्रीडिफाइंड वैल्यू एंड माई नेम इज अ कस्टम वैल्यू, वो आप कुछ भी रख सकते हो। तो चेक करते हैं क्या मैं क्लास नेम को यहाँ से रिटर्न कर पा रहा हूँ या नहीं। सो इस फाइल को हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे, बैक, रिफ्रेश, और आप यहाँ देखेंगे हमारा नेम स्पेस क्या है और हमारा क्लास का नेम क्या है। नेक्स्ट, नेम स्पेस कांस्टेंट, फोल्डर डालिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे हमने एक अपना अगेन PHP
PHP सिंटैक्स में डिफाइन किया, नेम स्पेस इज माई नेम एंड फंक्शन है माई फंक्शन, और रिटर्न कर रहे हैं हम लोग नेम स्पेस। तो नेम स्पेस ध्यान रखिए कि इस तरह का जब भी आप कुछ रिटर्न करते हैं तो डबल अंडरस्कोर से डिफाइन होता है, डबल स्कोर से आपका एंड होता है। तो हम लोग यहाँ पर एको कर रहे हैं माई फंक्शन, तो माई फंक्शन में हमारा नेम स्पेस क्या है, तो वो माई नेम हमें रिटर्न होना चाहिए यहाँ पर। तो आप बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए हमारा माई नेम कॉन्स्टेंट रिटर्न हो रहा है इसमें। इसी तरह से आपको एक और ऑप्शन इसमें मिल जाता है, PHP मैजिक कॉन्स्टेंट। रीनेम कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ बनाएंगे एक न्यू फाइल और इसमें डालेंगे इसका कोड, कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल एस। तो जितने भी तरह के कांस्टेंट होते हैं वो हमने सारे यहाँ पर मैक्सिमम कवर किए हुए हैं। बैक करेंगे, रिफ्रेश एंड करेंगे। तो PHP में कुछ प्रीडिफाइंड कांस्टेंट है, जैसे PHP हैज 9 प्रीडिफाइंड कांस्टेंट दैट चेंज वैल्यू डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर यूज्ड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैजिक कांस्टेंट। This magic constant are written with a double underscore at the start and at the end, except for the class name class constant। तो class name वाली constant में आप देखेंगे double underscore आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। So magic constant, here are the magic constant with description and example, like underscore class, if used inside a class the class name is written। directory, ये आपको directory of the file return करेगा, file the file name including the full path, function, if inside a function the function name is written, line, the current line number, method, if used inside a function that belongs to a class, both class and function name is written, namespace, if used inside a namespace the name of the namespace is written, trait, if you used inside a trait name the trait name is written, and class name, written the class of the specified class and the name of namespace। So the magic constant are case sensitive, insensitive, meaning line अगर मैं कैप्स में लिखूं या line अगर मैं स्मॉल लिखता हूं तो दोनों का आउटकम जो होगा वो सेम ही रहेगा। So जैसे कि फर्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर क्लास कांस्टेंट, तो मुझे क्लास का नेम रिटर्न क्या आ रहा है, स्टूडेंट। तो चेक करेंगे यहाँ पर, so क्लास इज स्टूडेंट, हमने एक फंक्शन बनाया माई वैल्यू और रिटर्न कराया हमने क्लास। तो आप देख सकते हैं कि जब क्लास के अंदर फंक्शन होगा तो वो अपनी क्लास का नेम रिटर्न करेगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है स्टूडेंट। इसी तरह से डायरेक्टरी कॉन्स्टेंट हमें ये बताता है कि हमारा फाइल किस डायरेक्टरी से बेसिकली एक्सेस हो रहा है, डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर, ठीक है। सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, इधर अगर हम लोग देखें एको अंडरस्कोर डायरेक्टरी, तो हमें यहाँ पर पता चला CXAMPP HDocs 9 to 10:30 Feb 24 17 आज की डेट से हमारा बेसिकली फाइल एक्सेस हो रहा है, ठीक है, फोल्डर। और फाइल कांस्टेंट में आप देखेंगे हमारा फोल्डर के आगे हमारी फाइल का नेम क्या है, हमें वो भी रिटर्न हो रहा है इसके अंदर। तो ये होता है आपका फाइल कांस्टेंट। फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन के अंदर अगर आप फंक्शन को रिटर्न करेंगे तो आपको फंक्शन का नेम रिटर्न आएगा, फंक्शन नेम इज माई फंक्शन। लाइन कांस्टेंट आपको ये बताता है कि आपका वो कोड पर्टिकुलर किस लाइन पर है। तो हमारा लाइन यहाँ पर है 103, एज यू कैन सी है, यहाँ पर भी आपको 103 रिटर्न हो रहा है। मेथड कांस्टेंट, इसमें हमारे पास एक क्लास है पब्लिक फंक्शन माई वैल्यू हमने बनाया हुआ है, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग मेथड। तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न करेगा जैसे कि कार, और हमारा फंक्शन क्या है, माई वैल्यू, ठीक है। तो कार इज अ क्लास नेम एंड फंक्शन इज अ माई वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास एक वेरिएबल लाइक वोल्वो, वोल्वो इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन किया है न्यू कार। ये हमसे यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स मांग रहे हैं, फिलहाल हमें आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है इसको। आप यहाँ से एको करा सकते हैं वोल्वो माई वैल्यू, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपका यहाँ पर कार इज आपका ऑब्जेक्ट एंड यहाँ से आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। ट्राइट कांस्टेंट हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया माई ट्राइट, ठीक है, एंड पब्लिक फंक्शन शो मैसेज एको ट्राइट br हेलो वर्ड हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया। तो मेरा जो क्लास का नेम है माई ट्राइट वो आपको यहाँ पर रिटर्न होगा। इसी तरह से हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर क्लास यूज ट्राइट ऑब्जेक्ट न्यू वेलकम, हम लोग ने एक फंक्शन वन बनाया और उसको हम लोग शो करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको हेलो वर्ड यहाँ पर रिटर्न होगा, इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया है। तो ये इस तरह से बेसिकली आपके चीज़ें काम कर रही हैं। तो मैजिक कॉन्सेंट रेयर यूज में आते हैं, बट आपको यहाँ पर बता दी गई कि कौन कौन से इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट
बात करते हैं पीएचपी के अंदर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो मैं इसकी सीधे फाइनल फाइल आपके लिए सेलेक्ट करूँगा। पीएचपी ऑपरेटर्स, इस क्लास में हम लोग शायद ऑपरेटर ही डिस्कस कर रहे होंगे, और इस क्लास में भी शायद में भी हम लोग ऑपरेटर ही डिस्कस करें। तो यहाँ पर आके ऑपरेटर्स हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे रीनेम, कॉपी, और इस फाइल को ओपन करें। और यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, और इस VS कोड की फाइल लाके हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। कंट्रोल S, और यहाँ पर इस फाइल को आप करेंगे इधर बैक, रिफ्रेश, ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर जो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है सेम वही है, बस कुछ डिफरेंट आपको ऑपरेटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए, जिनका काम सेम ही है बट लिखने का तरीका लिटिल बिट चेंज है। So operators are used to perform operation on variable and variable value. PHP divides the operation in the following groups like arithmetic, assignment, comparison, increment, decrement, logical operator, string operators, array operators and conditional assignment operators. So बात करें अगर PHP में arithmetic operators की, the PHP arithmetic operators are used with the numeric value to perform common arithmetical operations such as addition, subtraction, multiplication and division and so on. So operators क्या है हमारे पास, like plus, जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं addition. Example like अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं $x एंड $y, और दोनों के पास कोई नंबर है, और अगर मैं उसको इस तरह से राइट करता हूँ echo, तो आपको sum of x and y रिटर्न होगा। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसमें अगर हम लोग यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू को माइनस परफॉर्म करते हैं तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या बचा वो दिखाई देगा। मल्टीप्लिकेशन, आप दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। डिवीजन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर $x डिवाइडेड बाय $y, तो क्वोशिएंट आपको यहाँ पर अप्लाई मिलेगा। मॉड्यूलस, जहाँ पर लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं, तो लाइक मैंने एक जगह पर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया है 10, दूसरी वेरिएबल वैल्यू है मेरा 3, तो 3 3 9, तो रिमाइंडर जो आपको रिसीव होगा वो 1 रिसीव हो जाएगा। एक्सपोर्टेशन ये करता है आपका पावर ऑफ, द रिजल्ट ऑफ रेजिंग x एंड $y पावर। तो इनका मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ बनाए हुए हैं, जैसे कि एडिशन अगर आप यहाँ देखें तो ये देखो सब कोड में हमने मेंशन किया हुआ है। नीचे आते हैं यहाँ पर इनका आउटपुट, तो एडिशन यानी कि सम ऑपरेटर, $x में है वैल्यू 10, y में है 3, हमने लिखा एको x प्लस वाई, तो 10 प्लस 3 इक्वल टू मुझे रिसीव होना चाहिए 13। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमने यहाँ पर डिफाइन किया 10 एंड 3, x इज लार्जर ग्रेटर देन y, सो आप यहाँ देखें 10 माइनस 3 हमने यहाँ पर किया तो आपको 7 रिसीव हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ देखेंगे 10 3 30, तो आपको यहाँ पर 30 रिसीव हो रहा है। 10 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3 पॉइंट मल्टीपल टाइम 3, डी ये आपका डिवीजन ऑपरेटर हो गया। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने यहाँ पर जैसे कि बताया कि x परसेंटेज y, तो 3 3 9, तो रिमाइंडर जो बचा मेरे पास वो 1 है, तो आपको यहाँ पर 1 रिसीव हो रहा है। एक्सपोर्टेशन ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पावर ऑफ का, तो हमने यहाँ पर लिखा 10 एंड 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 के आगे आपके 3 0 बेसिकली ऐड हो जाएंगे, तो 1 के आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको आउटकम क्या रिसीव हो रहा है 000। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, तो 10 के आगे आपको 1 के आगे आपको 40 यहाँ पर बेसिकली डिस्प्ले होने वाले हैं, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ रेजिंग ऑफ x एंड y पावर। नेक्स्ट आता है आपका PHP में असाइनमेंट ऑपरेटर। The PHP assignment operators are used with numeric value to write a value to a variable. The basic assignment operators in PHP is equal to. It means that the left operand gets sets to the value of assignment expression on the right. For example, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल अगर डिफाइन किया है x, और इक्वल टू अगर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है 10, तो दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से कुछ रिजल्ट रहेंगे, जैसे कि असाइनमेंट x इक्वल टू y सेम एज द लेफ्ट ऑपरेंड्स गेट्स सेट टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट।
x प्लस इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि एडिशन परफॉर्म होगा। x माइनस इक्वल टू वाई यानी कि x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो यानी कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। तो इसी तरह से मॉड्यूलस तक ये काम करेंगी चीज़ें। सो एडिशन का एग्जांपल हम लोग यहाँ समझेंगे। नीचे आइए, हमने यहाँ डिफाइन किया डॉलर एक्स इक्वल टू 10 एंड डॉलर वाई इक्वल टू 5। तो हमने लिखा डॉलर एक्स प्लस इक्वल टू डॉलर वाई, विच मीन्स कि डॉलर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यानी कि 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलना चाहिए। सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 5, तो आप यहाँ देखेंगे आपको 5 रिसीव हो रहा है। यहाँ पर 50 आपको रिटर्न आना चाहिए, यहाँ पर डिवीजन में आपको 2 रिटर्न होना चाहिए, मॉड्यूलस में आपको 0 रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू इक्वली डिवाइड हो गई है वहाँ पर, तो रिमाइंडर आपके पास कोई नहीं बचेगा। बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, द पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। द पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू नंबर्स और मे बी स्ट्रिंग। हम दोनों में से किसी को भी कंपेयर करा सकते हैं। तो जैसे कि 2 टाइम इक्वल टू, ठीक है, इक्वल which means x is equal to y, तो returns true if x is equal to y अगर होगा, यानी कि अगर x के पास 5 है, y के पास 5 है, तो आपको रिटर्न आएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रिपल इक्वल टू, यानी कि x ट्रिपल इक्वल टू y, रिटर्न्स ट्रू इफ x इज इक्वल टू y एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप से मतलब है हमारा यहाँ पर सेम डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू है डिजिट फॉर्म में 5 एंड y इक्वल टू भी है डिजिट फॉर्म में 5, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ठीक है। तो ऊपर वाले में भी ये ट्रू आएगा, नीचे वाले में ट्रू आएगा, बट नीचे वाला पार्ट आपका कब फॉल्स करेगा? मान लो कि आपने ऊपर लिखा x इक्वल टू डिजिट फॉर्म में 5 एंड नीचे y इक्वल टू आपने लिखा है स्ट्रिंग यानी कि डबल कोट में 5, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा उस केस में। इसको ऐसा समझो एग्जांपल के लिए, मेरे पास 2 बॉल हैं लेकिन मेरी बॉल का टाइप सेम नहीं है। लाइक एक स्टेनलेस स्टील है, एक सेरामिक है, लेकिन दोनों के अंदर जो कंटेंट है वो सेम है। लाइक दोनों के अंदर हमने कर्ड रखा हुआ है, दही रखी हुई है। अब एग्जांपल ऐसा समझिए कि जब मैं इस वाले प्रोग्राम से चेक करता हूँ कंपैरिजन से, तो मुझे ट्रू रिटर्न होगा, बट जब मैं इस वाले के साथ चेक करूँगा तो मुझे फॉल्स रिटर्न होगा। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि डेटा तो सेम है, बट डेटा जिस टाइप में रखा हुआ है, लाइक एक स्टेनलेस स्टील है, एक सेरामिक है, तो वहाँ पर ये आपको फॉल्स कर देगा उस चीज़ को, विच मीन्स कि क्या करता है, आइडेंटिकल। नेक्स्ट है नॉट इक्वल, यानी कि अगर आपको ये ट्रू तब देगा जब x की वैल्यू y के बराबर ना हो। जो जनरली हम लोग उसको यूज़ करते हैं, यूजर्स हम लोग पासवर्ड वगैरह कंफर्म पासवर्ड या अकाउंट नंबर री एंटर करा रहे होते हैं। नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल का ये भी एक साइन है, यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से लिख सकते हो। पीएचपी में आपको एडिशनल ये मिल जाता है। तो रिटर्न्स ट्रू इफ x इज नॉट इक्वल टू y। नॉट आइडेंटिकल अगेन, यानी कि टाइप की बात आ गई है यहाँ पर कि रिटर्न्स ट्रू इफ x इज नॉट इक्वल टू y और दे आर नॉट द सेम टाइप, ठीक है, टाइप सेम नहीं है। फिर आता है ग्रेटर देन, ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ x इज ग्रेटर देन y, लेस देन, रिटर्न ट्रू इफ x इज लेस देन y, ग्रेटर देन और इक्वल टू, रिटर्न्स ट्रू इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। लेस देन यानी कि आपकी x की वैल्यू लेस देन और y के बराबर हो। स्पेसशिप ऑपरेटर ये एक साथ सारी कंडीशंस को एक ऊपर काम करता है, जैसे रिटर्न एन इंटीजर लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो ये 3 कंडीशन एक साथ काम कर रहा है, लेस देन भी, ग्रेटर देन भी और इक्वल भी। इसमें आप देख सकते हैं तीनों सिंबल लगे हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन इफ x इज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन y। तो ये बोथ साइड काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पेसशिप ऑपरेटर। ये PHP 7 में नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इन सबके मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ नीचे बनाए हुए हैं, आप उनको समझोगे ध्यान से कैसे काम करता है। तो प्रोग्राम पर आते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल, तो आप देखेंगे डॉलर एक्स इक्वल टू क्या है 100, डॉलर वाई इक्वल टू 100, लेकिन डबल कोट में है। जब मैं वेरिएबल डंप फंक्शन से उसको चेक करता हूँ तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है वूल ट्रू, ठीक है, जबकि दोनों जो हैं वो विजुअली नंबर हैं, बट टेक्निकली अगर मैं इसको यहाँ देखता हूँ तो ये वेरिएबल इंटीजर है और ये वेरिएबल स्ट्रिंग है। तो इसी चीज को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर में पकड़ते हैं आइडेंटिकल से, कि भाई इनकी आइडेंटिटी बताओ क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वेरिएबल डंप में ट्रिपल इक्वल टू रिटर्न्स कर रहा है मुझे फॉल्स, बिकॉज टाइप आर नॉट इक्वल। दिस इज अ टाइप, टाइप सेम नहीं है, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हमें रिटर्न हुआ फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि भाई x इक्वल टू है 100 एंड y इक्वल टू 100, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सॉरी फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर लोग क्या देख रहे हैं, फॉल्स।
अब कंपैरिजन में अगर हम लोग यहाँ पर इसके साथ देखें इसको, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ, तो भी मुझे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न आएगा। नॉट आइडेंटिकल में जब आप जाओगे तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, भाई इन दोनों की आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि नॉट इक्वल तभी चलता है जब आपकी वैल्यू फॉल्स मोड में होती है। तो ये दोनों गलत है, तो यहाँ पर आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, कि भाई ये दोनों जो है रिटर्न ट्रू बिकॉज टाइप आर नॉट इक्वल। ठीक है, रिटर्न फॉल्स बिकॉज वैल्यू आर इक्वल। तो फॉल्स ये कंडीशन तब होती है जब वैल्यू इक्वल, जैसे मान लो कि कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों अगर सेम है तो ये आपका फॉल्स हो गया, यानी कि अब आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। या जैसे अकाउंट नंबर आपने एंटर किया, री एंटर योर अकाउंट नंबर, तो दोनों सेम हो गए तो आपका नॉट इक्वल टू फॉल्स हो गया। कंपैरिजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन, लाइक हमने यहाँ पर चेक करें x इज ग्रेटर देन y, तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो ज़्यादा है y से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेस देन हमने लिखा x इज लेस देन y, अब यहाँ पर x की वैल्यू 100 है, यहाँ पर 40 है, तो आप देखेंगे रिटर्न ट्रू अगेन। कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन, यानी कि x की वैल्यू y से ज़्यादा हो या y के बराबर हो, तो आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ग्रेटर देन, बुल वैल्यू इज ट्रू। तो मैं मान लो यहाँ पर 50 की जगह पर 80 लिख देता हूँ और मैं यहाँ जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे ग्रेटर देन में ट्रू ही रिटर्न हो रहा है। तो ये फॉल्स कब हो जाएगा कि अगर मान लो x की वैल्यू 49 है और y की वैल्यू जो है 50 है, अब ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा उस केस में, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू पर बेसिकली आपका काम करता है। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू, या तो वैल्यू कम हो या उससे बराबर हो, ठीक है, तभी आपका काम करेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर स्पेसशिप, तो इसमें मैंने तीनों का एग्जांपल बनाए हैं, जैसे कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10 हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तो ये मुझे रिटर्न करेगा -1 बिकॉज x इज लेस देन y। तो यहाँ पर आप चेक करें, आपको रिटर्न आ रहा है -1। यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू को बराबर किया, यानी कि अब ये इक्वल टू को चेक कर रहा है, 0 रिटर्न करेगा ये उस केस में जब दोनों वैल्यू आपकी बराबर होंगी। ये +1 आपको रिटर्न करता है, यानी कि इस तरह से 1 आपका आएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। तो अब आपको पॉजिटिव साइड पर ये रिटर्न करेगा, रिटर्न +1 बिकॉज x इज ग्रेटर देन y। तो आपका ये इस तरह से, तो एक ही ऑपरेटर से आप 3 काम ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो प्री और पोस्ट दोनों ही मैंने इसमें कवर किए। अगर मैं किसी वेरिएबल का आगे प्लस प्लस लगा देता हूँ, यानी कि वेरिएबल रेंडर होने से पहले ही आपको इंक्रीमेंट के साथ आउटपुट देगा। तो जैसे द PHP इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल वैल्यू, PHP डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू डिक्रीमेंट अ वेरिएबल वैल्यू। तो इंक्रीमेंट्स x by 1 देन रिटर्न x में अगर में हम लोग प्लस प्लस कर रहे हैं, एक था प्री, ये है पोस्ट। तो पहले आपको x की एग्जिस्टिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, देन इंक्रीमेंट्स बाय 1। ठीक है, यानी कि अगर मेरे वेरिएबल x में मेरे पास वैल्यू कितना है, लाइक 10, अगर मैं इसके साथ जाऊंगा प्लस प्लस लगा के तो मुझे 10 ही रिटर्न होगा, लेकिन जब मैं x को अगेन प्रिंट करूंगा देन मेरे पास आउटपुट होगा क्या, 11। प्री के केस में ऐसा नहीं होगा। प्री के केस में क्या होगा कि आपका डेटा प्रिंट होने से पहले ही आपको इंक्रीमेंट के साथ आएगा। दिस इज एडवांटेज, या कह सकते हैं मेजर डिफरेंस इन प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। एग्जांपल नीचे अवेलेबल है, समझ जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो डेटा आपका जो रेंडर होगा वो लेस हो जाएगा, और इसमें आपका पहले एक्चुअल वैल्यू के साथ होगा देन डिक्रीज होगा। सो लेट्स ट्राई PHP ऑपरेटर विद प्री इंक्रीमेंट। सो यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, हमने वेरिएबल की वैल्यू को रखा है x इक्वल टू 10, तो जब हम इसको यहाँ से करते हैं प्रिंट, सो आप यहाँ पर आउटपुट देखते हैं 11, चेक कीजिए। बट जब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करता हूँ, हमारे पास x की वैल्यू है 10 और एको x प्लस प्लस जब मैं करता हूँ तो मुझे रिटर्न क्या आ रहा है, आउटपुट में 10। बट जब मैं अगेन लिखता हूँ प्लस प्लस तो आपको आउटपुट आता है 11। तो पोस्ट में सेकेंड टाइम पर एग्जीक्यूट होता है, प्री में आपका फर्स्ट टाइम में ही एग्जीक्यूट हो जाता है। सिमिलरली डिक्रीमेंट आप देखेंगे x की वैल्यू है 10, हमने लिखा है प्री डिक्रीमेंट, आउटपुट आ रहा है 9। और जब लोग पोस्ट डिक्रीमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पहले दिख रहा है एग्जिस्टिंग वैल्यू, देन फिर आपको 9 रिटर्न हो रहा है इसके अंदर। तो ये होता है आपका प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। बात करेंगे PHP में लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें की हुई हैं, जैसे कि एंड और। यहाँ पर आपको एंड लिखने से भी काम हो जाएगा और लिखने से भी काम होगा, एक्स और भी काम करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलो पहले वाला देखेंगे, एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब ये होता है कि x एंड y ट्रू इफ बोथ x एंड y आर ट्रू, यानी कि x में वैल्यू 5 है, y में वैल्यू 5 है, तो दोनों ये हो गए ट्रू। और
और आपका बेसिकली काम करता है एक्स और वाई ट्रू इफ आइदर एक्स और वाई इज ट्रू। एक्स और काम करता है ट्रू इफ आइदर एक्स और वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई एक। एंड एक्स एंड वाई, यानी कि ये वही काम करेगा जो ये वाला ऑपरेटर आपका काम कर रहा है, ट्रू इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू, यानी कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। और एक्स एंड वाई ट्रू इफ आइदर एक्स और वाई इज ट्रू, यानी कि इसकी बात हो रही है, यानी कि ये वाला आपका सेम अगेन रिपीट हो गया। नॉट का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पीएचपी में। हमने लिखा नॉट $x विच मीन्स ट्रू इफ एक्स इज नॉट ट्रू। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड अरीना एनिमेशन, तो यहाँ आते हैं नीचे एग्जांपल पर और समझते हैं इस चीज़ को। हमने यहाँ डिफाइन किया $x इक्वल टू 10, $y इक्वल टू 50, और हम यहाँ पर जाकर लिख रहे हैं $x टू टाइम इक्वल टू 100 एंड $y टू टाइम्स इक्वल टू 50। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो आपको क्या रिटर्न आना चाहिए, अरीना एनिमेशन। तो आप देख सकते हैं x के अंदर क्या है 100 है, हमने यहाँ भी 100 लिखा है, y के अंदर क्या 50, हमने यहाँ पर भी 50 लिखा है, तो ये आपको अरीना एनिमेशन देगा। बट अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 55 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका अरीना एनिमेशन प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही वैल्यू जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक आपको आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ये हुआ इसका मतलब ट्रू इफ बोथ x एंड y आर ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर्स और राइट अ मैसेज इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। तो ये देखो कैसे काम करता है, हमने लिखा है यहाँ पर x में 100 में लिखा है 50। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 100 एक तरफ में लिख रहा हूँ, एक तरफ में 80 लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो क्या है, राइट अ मैसेज इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो नहीं, दोनों में से कोई एक, तब चलता है। लॉजिकल ऑपरेटर एक्स और राइट अ मैसेज इफ वन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू बट नॉट इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। तो इस केस में हमने ये ध्यान रखना है कि x 100 y में 50, ठीक है, तो आपका ये वाला रिजल्ट वर्क करेगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और की बात करेंगे तो सेम जो हमने ऊपर और पढ़ा है वही सेम आउटपुट यहाँ पर आएगा। अगर मैं और की बात करता हूँ, दोनों में से या तो दोनों ट्रू हो या दोनों में से कोई एक ट्रू हो, तो ये आपका काम कर जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉट का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं राइट अ मैसेज इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू, हमने लिखा x इक्वल टू 100, हमने लिखा इफ नॉट x टू टाइम इक्वल टू 900, तो मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, अरीना एनिमेशन। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 100, ठीक है, और आप इसको रिफ्रेश कर दें तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट आपको डिस्प्ले नहीं होगा इस केस में, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये तब कंडीशन वर्क करेगा जब आपका कंडीशन फॉल्स स्टेटमेंट में होगा। बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग इसको समझते हैं कॉन्कैटिनेशन को प्लस के साथ। लाइक आप वहाँ पर लिखते हो वेरिएबल x इक्वल टू अरीना, वेरिएबल y इक्वल टू एनिमेशन। अब होगा क्या, वहाँ पर अगर आपने अरीना एनिमेशन दोनों को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे x प्लस y, तब आपका रिजल्ट आउटकम जो आएगा वो आएगा अरीना एनिमेशन। बट पीएचपी में जैसे कि मैंने आपको अर्लियर स्टेज में बताया था कि यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन जो होता है वो डॉट से चलता है। तो मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है text1 और text2 और उनको मुझे रेंडर करना है, तो आपको कॉन्केनेट करना होगा कॉन्कैटिनेशन ऑफ text1 एंड text2 विद द हेल्प ऑफ डॉट इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट, यानी कि अगर आपने किसी वेरिएबल में वैल्यू को बार बार इटरेट करना है तो आप डॉट इक्वल टू यूज करते हैं और वहां पर चलता है प्लस इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू वहां पर किसी नंबर को असाइन करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट वैल्यू को भी रीअसाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर का मतलब ये है कि हम लोग नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टेक्स्ट की। तो इसका रिजल्ट समझें यहाँ पर किस तरह से काम करता है। मेरे पास दो वेरिएबल है text1 एंड text2, अरीना एंड एनिमेशन। एको करेंगे text1 एंड text2, तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा अरीना एनिमेशन। BR लगाया हमने यहाँ पर, मुझे चाहिए इनके दोनों के बीच में गैप, तो हमने लिखा है यहाँ पर स्पेस एनिमेशन। तो जब आप इसका आउटकम चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा text1 डॉट इक्वल टू text2, यानी कि अरीना एनिमेशन आपका विद स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट काम करता है। बात करेंगे एरे ऑपरेटर्स की। तो एरे में आप देखेंगे प्लस, यानी कि जिसको हम लोग एरे में बोलते हैं यूनियन, ठीक है। 2 टाइम्स इक्वल टू मीन्स इक्वालिटी, 3 टाइम इक्वल टू आइडेंटिटी, नॉट इक्वल टू मतलब इनइक्वालिटी,
ठीक है, एंड नॉन आइडेंटिटी, वही है जो हमने सेम टॉप ऊपर पढ़ा आपके कंपैरिजन में। बस यहाँ पर प्लस का काम जो होता है वो यूनियन होता है, वहाँ पर आपका जो प्लस का काम है वो यूनियन वाला नहीं होता है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये होता है एडिशन नंबर के लिए। एरे में हम यहाँ पर किसी कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे, हम दो एरे जोड़ने की बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एरे ऑपरेटर्स यूनियन जब मैं यूज़ करता हूँ तो क्या बनता है, समझे इसको। मेरे पास है डॉलर एक्स इक्वल टू एरे एंड डॉलर वाई इक्वल टू, मेरे पास एक एरे, तो मैंने लिखा ए इक्वल टू एप्पल, बी इक्वल टू बॉल, सी इक्वल टू कैट, डी इक्वल टू डॉग। तो जब मैं यहाँ पर इसको प्लस लगा के इस तरह से लिखूंगा तो ये दो अलग अलग एरे एक एरे कंसिडर होंगे, यानी कि यूनियन हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए इसका आउटकम क्या रहा है, एरे ए इक्वल टू एप्पल, बी इक्वल टू बॉल, सी इक्वल टू कैट, डी इक्वल टू डॉग। तो ये जबकि कायदे में देखा जाए दो अलग एरे थे, यूनियन करने से ये एक बन गए। पीएचपी एरे ऑपरेटर्स इक्वालिटी की हम लोग अगर बात करें, यहाँ पर ये हमारा मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग लिखते हैं 2 टाइम्स इक्वल टू। तो ये होता है आपका जैसे x और y, अगर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वेरिएबल टर्म x 2 टाइम इक्वल टू y, तो आपको यहाँ पर वूल में क्या रिटर्न आ रहा है, फॉल्स। भाई x और y में दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, हमारी दोनों वैल्यू अलग अलग है। अगर बराबर होती एप्पल बॉल, ठीक है, और उसमें भी एप्पल बॉल होता तो ये ट्रू रिटर्न हो जाता, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा आपका। बात करेंगे आइडेंटिटी, ठीक है, इन दोनों की आइडेंटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप आइडेंटिटी में यहाँ पर अगेन देखेंगे फॉल्स आएगा, क्योंकि भाई एरे के टाइप तो ठीक है लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट स्टोर है वो सेम नहीं है, तो ये आइडेंटिकली गलत है। इनइक्वालिटी नॉट इक्वल टू की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनइक्वालिटी में आप यहाँ पर देखेंगे हमें क्या रिटर्न आ रहा है, ट्रू। क्यों, क्योंकि भाई दोनों की वैल्यू अगेन बराबर नहीं है, एक में एप्पल है एक में कैट है, तो ये गलत है। इनइक्वालिटी आप वैसे चेक करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन के थ्रू, तो भी आपको यहाँ पर फॉल्स रिटर्न आएगा। नॉन आइडेंटिटी की अगर आप बात करेंगे तो आपको ये ट्रू इसमें दिखाई देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉल्स फॉल्स और यहाँ पर आपको ट्रू ट्रू इसमें रिसीव हो रहे हैं। बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमारा कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसमें जैसे हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या होता है कि आपको इफ एल्स नहीं लिखना होता, आप एक ही एक्सप्रेशन में काम कर लेते हैं। जैसे टर्नरी में ये क्वेश्चन मार्क होता है इफ और कॉलन होता है एल्स, ठीक है। तो डॉलर एक्स इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन एंड 2 जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये है आपका बेसिकली सेकेंड एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। तो रिटर्न्स ऑफ द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्सप्रेशन 2 if expression 1 are true and the value of expression x is expression 3 if expression 1 is false। तो 1 2 3 तो किस तरह से काम करेंगे, नीचे मैंने एग्जांपल बनाया हुआ, आप समझ जाओगे। ये होता है नॉन कोलिजन, यानी कि x इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 2 टाइम क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स, द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स इज एक्सप्रेशन 1 इफ एक्सप्रेशन 1 एग्जिस्ट एंड इज नॉट नल, अगर वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है। If expression 1 does not exist or is null, the value of $x is expression 2। So PHP कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर में टर्नरी में हम लोग समझेंगे जाके कि किस तरह से टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं। तो मेरे पास से एक वेरिएबल $x हमने लिखा एको इफ द वैल्यू ऑफ $x इज ट्रू, ठीक है। तो मैंने लिखा $x विच इज माई वेरिएबल, ये है स्टेटमेंट। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो मुझे यस है, अगर फॉल्स है तो नो आए। तो मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है इसमें, यस। क्यों रिटर्न हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर ट्रू है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉल्स, सो अभी आप यहाँ पर देखेंगे आपको नो रेंडर होना चाहिए, यस की जगह पर चेंज हो गया इस तरह से। तो ये होता है आपका इफ और एल्स, सबसे छोटा तरीका है इफ और एल्स को परफॉर्म कराने का, इससे आपकी कोड की लेंथ घटती है, कोड आपका फास्ट होता है। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल बनाया y, वो इज द वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाके इस तरह से डिफाइन किया 2 टाइम्स इक्वल टू 0 इफ इट इज 0 तो आउटपुट जो मुझे रिसीव होना चाहिए वो यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो जरा यहाँ पर आप जाके देखें इसको, आउटपुट में क्या रिसीव हो रहा है, इफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय 4, तो हमें इट इज 0 यहाँ पर रिटर्न हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है 0। थर्ड हमने एग्जाम्पल बनाया इफ एम्प्टी, ठीक है। तो हमने लिखा एको डॉलर स्टेटस इक्वल टू एम्प्टी क्वेश्चन मार्क, अगर एम्प्टी है तो एनोनिमस और अगर वैल्यू है तो लॉग्ड इन।
तो अभी मुझे यहाँ पर रिटर्न आना चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो एनोनिमस। और अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू डिफाइन किया यूज़र, तो एम्प्टी में अगर यूज़र को मुझे कोई वैल्यू रीड करने के लिए मिल रहा है तो लॉग्ड इन मुझे रिटर्न हो जाए। तो आप देखें पहले आपको एनोनिमस दिखाई देगा, यानी कि इसमें हमारे पास यूज़र वेरिएबल नहीं था। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में आप देखेंगे इसके ऊपर हमने कोई यूज़र वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। सेकंड वाले में हमने स्टेटमेंट को रेंडर करने से पहले यूज़र वेरिएबल को डिफाइन किया, तो एनोनिमस की जगह पर मुझे अब लॉग्ड इन रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है पीएचपी कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स में नॉन कॉलेजिंग क्या होता है। तो नॉन कॉलेजिंग में आप यहाँ देखें एको डॉलर यूज़र इक्वल टू हमने लिखा है डॉलर अंडरस्कोर गेट यूज़र, 2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है नॉन कॉलेजिंग के लिए एनोनिमस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इसका आउटपुट देखें क्या रिटर्न आ रहा है में एनोनिमस। सेकंड वाले में हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, वेरिएबल डॉलर कलर इज रेड इफ डॉलर कलर डज नॉट एग्जिस्ट इन द, ठीक है, और इज नल। तो मुझे ये डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देखोगे कि भी मेरे पास कलर के नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न आया यहाँ पर, रेड उस केस में। तो ये वाला जो गेट वाला फंक्शन है बेसिकली ये बहुत काम आने वाला है आगे जाके, जब आप इस पीएचपी को बैकएंड से जोड़ोगे, CRUD वगैरह परफॉर्म करोगे, तो आपको ये वाला टॉपिक तब अच्छे से जाके समझ में आएगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल से कोई वैल्यू कैप्चर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेसन प्लेस होल्डर, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर पोस्ट में गया और मैंने यहाँ जाके एक रिक्वेस्ट चेक क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू लाइक 5। तो आप देखोगे अगर आईडी इक्वल टू 5 है तो ये यूआरएल में एक पैरामीटर सेट है। तो जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो ये आपके पैरामीटर्स फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल में आते हो और आप यहाँ से लिखते हो अरीना एनिमेशन, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कुछ क्वेरी रन होगा, जैसी सर्च होगा तो आप देखेंगे सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू दिस। तो ये क्या है, ये आपका वही चीज़ है जो हम लोग गेट कर रहे हैं डेटा वहाँ से। ठीक है, तो ये आप बैकएंड के साथ समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि कैसे काम करता है। तो सभी लोग अवेलेबल हैं, भूमिका क्लियर हुआ थ्योरी से, कृतिका प्रिंस सभी के यस। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। अच्छा अब क्या है कि मंडे जो है आपकी क्लास होगी सुबह में ही, ठीक है, सुन रहे हैं आप? यस सर। तो अब आप ना उस बैच के बराबर आ गए तो आपका टाइमली चलता रहे चीज़ें, तो आपको मंडे भी लिंक मिलेगा इसका, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब हम लोग बराबर बराबर आ गए। तो जो थ्योरी अभी तक मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ, अब आप पूरा वहाँ पर देखोगे, मैं क्लास वाइज लिखता हूँ सारी चीज़ें और आपको चीज़ें रिसीव होती हैं फिर। तो इस तरह से पीएचपी को अगर सीखोगे विद एग्जांपल विद थ्योरी तो आपको समझ में आएगी पीएचपी एक्चुअली वर्क करता कैसे है। ठीक है, तो ये फाइल आपको यस रिसीव हो सर। जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। ओके।